Good morning to my dear friend. I hope you are well now. The last class was held about the basic lecture was going on there. Goods and type of goods. In goods, what are included and excluded? Auctionable claim. This was the thing are going on the last class. Hypothecation goods is also deal in the last class. Now, it is that today we have to go through the hire purchase. Have you heard the name about the hire purchase? In this, the owner of car is seller. The owner of the car is known as the hire vendor because the ownership does not transfer to the A. Here, B is the hire vendor and the buyer is the A. A goes to B and asks to the truck, I want to buy a truck, but the condition is that the amount of the price of the goods is that 10 lakh rupees. But the buyer having only a 1 lakh rupees. So what we have to done, 1 lakh rupees are there. Then the hire vendor, yani seller, told to the buyer, please, one condition are there, I have to provide you the goods, but the possession of the goods to you only. So please give me 1 lakh rupees. So here A 1 lakh rupees given to B. In addition to, there was the agreement. That agreement is known as hire purchase agreement. Hire purchase agreement. There is a hire purchase agreement between the purchaser and the seller. Yani buyer and the seller. The condition is that in the agreement, in every month and every installment, the buyer should pay the installment money plus interest. At the last, the buyer given to the hire vendor only 3 lakh rupees within installment. But the owner of the car always give to the notice to the buyer to pay the installment. Unfortunately, the buyer go to the seller, go down, to the buyer go down, seller go to the buyer go down and takes the goods, that is truck, because he is the owner of the goods. वो ऑनर ऑफ द गुड्स है, इसी के कारण वो जाके उधार से बिना पूछे वो जाके ले सकता है, क्योंकि इसकी ये अधिकार है. ठीक है, इतना होने के बाद ये उठा सकता है वहाँ से गुड्स लेने के बाद ये 3 लाख रुपया जो दिया था, तो ए बोलता है, ए टोल्ड टू द बी, आई हैव पेड टू यू 3 लाख रुपीज, वेयर इज दैट 3 lakh rupees? Then the buyer, hire vendor, told that
in addition to giving me 3 लाख रुपीज़ you have to use my car, sorry my truck. तुमने मुझे 3 लाख रुपया दिया, उसके बदले में तुमने मेरे बदले में कार भी तो यूज किया, सॉरी ट्रक भी तो यूज किया. तो ट्रक यूज किया, उसके एवज में तुमने पैसा दिया. दैट्स इज अनदर थिंग. तुमने जो मेरा एग्रीमेंट हुआ था, वो एग्रीमेंट को तुमने पैसा नहीं दिया, इस कारण से हम अपना गुड्स वापस ले लिया. आई एम द ओनर, आई विल टेक इट. तो अनफॉर्चुनेटली क्या होता है ना, अब यहाँ बात ये आई कि बायर बोलता है सेलर को कि हमने ज़्यादा पैसा दे दिया, सेलर बोलता है बायर को तुमने ज़्यादा यूज किया, पैसा कम दिया. तो इस बात को लेकर के दोनों कोर्ट जाता है. कहाँ जाता है? कोर्ट. आफ्टर गोइंग टू द कोर्ट देयर वाज अ टू डिफरेंस इन फ्रंट ऑफ द जज साहब. व्हेन द appellant इज गोइंग टू देयर, जब ये जाता है जज साहब के पास ये केस, तो जज साहब बोलते हैं आपने 3 लाख रुपीज़ दी. बायर बोलता है जज साहब हमने 3 लाख रुपीज़ दिया और 3 लाख के बदले हमने ट्रक लिया था और ट्रक को मैंने यूज कर रहा था. तो पहली बार ट्रक, तो अब तुम्हें दिक्कत कहाँ आया? दिक्कत यहाँ आया इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं किया, सेलर ने बोला. तो सेलर ने जो बोला, तो इस केस में हायर वेंडर ने जो बोला, तो हायर वेंडर की बात जज साहब ने मानी और जज साहब मान करके ये बात बोलते हैं कि आपने इंस्टॉलमेंट नहीं दिया. तो इंस्टॉलमेंट नहीं दिया, तो इसका कहना था बायर का इंस्टॉलमेंट नहीं दिया तो ब्रीच क्लेम कर लीजिए. बोले नहीं, ही इज द ओनर ऑफ द गुड्स, उसके पास अधिकार है, ये क्या कर सकता है. ठीक है. अब हम एक बात और आती है, कोर्ट यहाँ पर एक चीज़ और कर सकता है. ट्रक की वैल्यू 10 लाख रुपया थी जब ये हायर वेंडर दिया था. 10 लाख रुपीस दाम थी जब हायर वेंडर दिया था, उसके एवज में ये 3 लाख रुपया दिया. और ये एक बार नहीं दिया, इंस्टॉलमेंट बेसिस पे दिया. यानी 2 लाख रुपया इंस्टॉलमेंट बेसिस पे दिया. 1 लाख रुपया तो उसी समय दे दिया था ये. तो 2 लाख रुपया जो ये इंस्टॉलमेंट बेसिस पे दिया. तो अब इस केस में यहाँ पर ये आता है, तो रिमेनिंग 7 लाख रुपीज़ हुई. तो अब 7 लाख रुपीज़ के बदला, तो यहाँ पर ये 10 लाख रुपया पे जितना भी है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा. और ये डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट होगा ये WD मेथड से होगा. कौन मेथड से होगा? WD मेथड से. WD मेथड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से होगा. और ये रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ये डेप्रिसिएशन अकाउंट्स से रिलेटेड बात है. और उसमें देखा जाएगा कि जितनी अमाउंट आई लास्ट में, या उतना पेमेंट अगर बायर कर चुका है सेलर को तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. अगर नहीं किया है तो बायर उसको पेमेंट करेगा और इसके पास ये अधिकार भी है, सेलर अपना गुड्स भी ले लेगा और उसके बाद बायर से पैसा भी ले लेगा. ठीक है. अगर वो ज़्यादा पैसा दे दिया है सेलर को, अगर इसमें ज़्यादा निकल जा रहा है अमाउंट, तो सेलर जो है, हायर वेंडर जो है, वो पैसा इसको देगा. ये भी अधिकार है. दिस इज़ द हायर परचेज. जल्दी से नोट्स करिएगा. Go to the next topic, that is sale. सेल किसको बोलते हैं? कितना रुपया दाम है? 5 लाख रुपये. अब ए के पास कितना रुपया है? 1 लाख रुपया. ए जाता है मारुति कंपनी के पास, क्योंकि इसको लेना रहता है कार.
और कार लेता है तो दाम रहता है कितना, 5 लाख रुपये। तब ए के पास है 1 लाख रुपीज़। तब बोलता है मारुति कंपनी हम ऐसे नहीं देंगे, आप ऐसा करिए, SBI बैंक को जानते हैं? बोला हाँ। वहाँ पर आपका जान पहचान है? बोले हाँ। तो ए के बदले में SBI इसके पेमेंट किया, किसको, कितना रुपीज़, कितना, 4 लाख रुपीज़। 4 लाख रुपया मारुति कंपनी को ये दे दिया। तो ऑनर कौन बन गया? ऑनर इज द ए। यहाँ ऑनर ए बन गया। ऑल्दो पैसा कौन दिया? बैंक दिया। बट बैंक बाद में इससे जब देने वक्त जो है, बैंक जब पैसा दी थी उस वक्त बैंक बोल दी थी मारुति ए को कि हम तुमसे क्या करेंगे, इंस्टॉलमेंट लेंगे, इंस्टॉलमेंट लेंगे प्लस क्या लेंगे, इंस्टॉलमेंट लेंगे प्लस इंटरेस्ट लेंगे। तो बोला ठीक है, मारुति कंपनी ऑनर बोला ठीक है हम दे देंगे। लेकिन अब ये ऑनर कौन बन गया? ए इज द ऑनर ऑफ द गुड्स। ऑनर ए बना कौन? ऑनर। अब इसका मालिकाना हक है। अच्छा, ये पैसा पूरा भी नहीं हुआ तब तो अब मारुति कंपनी का काम खत्म हो गया। अब मारुति कंपनी, अब बता ये दोनों का बात। हाँ, अब इस कुछ दिन तक, अच्छा एक बात बताइएगा कि बिना पैसे ए बेच सकता है, बिना पूरा पैसा इसको दिए, बैंक को दिए, बिल्कुल बेच सकता है, बट उसकी कंसेंट होनी चाहिए, बैंक की कंसेंट होनी चाहिए, बेच सकता है, बिकॉज ही इज द ओनर ऑफ द गुड्स, ही कैन सेल। हर इंस्टॉलमेंट पैसा दे रहा था ए बैंक को, लेकिन कुछ कारण से अब ए पैसा नहीं दे पा रहा है। तो ए बैंक को बोलता है कि मैं गुड्स जो कार था वो मैं बेचूंगा। तब हम, तो बैंक बोलती है आप क्यों बेचोगे कार? तो बोला कि आपका जो पेमेंट है वो पेमेंट को पूरा करने के लिए मुझे कार बेचना ही पड़ेगा। तब उस केस में कार बेच दिया जाएगा। और कंसेंट किससे मिला? बैंक से मिला, और बैंक उससे जो पैसा आएगा बैंक ले लेगी। तो इस केस में सेल ये हुआ। अच्छा एक बात यहाँ सुनिएगा, दोनों के डिफरेंस बात करिए। हायर परचेज और सेल में अंतर। हायर परचेज जो है ना, अच्छा ठीक है, हमको ये मार्कर लेना है, हम साधारण गए दुकान में और मार्कर जाके ले आए, क्या बोले कि डीड बनाइए, कुछ नहीं, तुरंत पैसा दिए, ले लिए। तो यहाँ पर ये बात होती है कि हायर परचेज एग्रीमेंट बनता है। हायर परचेज में हायर परचेज एग्रीमेंट बनता है, और सेल में सेल डीड बनता भी है, बन भी नहीं सकता है, नेसेसरी नहीं है। लेकिन हायर परचेज एग्रीमेंट में एकदम नेसेसरी है कि एग्रीमेंट बनेगा, लेकिन सेल में नेसेसरी नहीं है कि सेल डीड बनवे करेगा। ठीक है। और दूसरी बात और डिफरेंस, एक डिफरेंस ऑनरशिप लेके, हायर परचेज में ऑनरशिप ट्रांसफर हो सकती है, लेकिन इस केस में, सेल के केस में हायर परचेज ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हो सकती। ये अपना ऑनरशिप किसी को दे अब नहीं सकता है। हाँ, वो अलग बात है कि बेच दे, लेकिन वहाँ पर हायर परचेज में ऑनरशिप, जैसे सेलर जो था, हायर वेंडर का पूरा पेमेंट हो जाएगा, लास्ट पेमेंट हो गया, और इंस्टॉलमेंट के बाद तब ऑनर कौन बन जाता है? तब तो ऑनर बन जाता है कौन? ऑनर बन जाता है परचेजर, जो खरीद रहा है, बायर। तो ऑनरशिप किससे ट्रांसफर हो गया? पहले जब हायर परचेज एग्रीमेंट में था, ऑनर कौन था? ऑनर था कौन? हायर वेंडर। अब कौन हो गया? बायर, जब लास्ट पेमेंट कर दिया। तो ये दोनों में ये अंतर है, और अंतर है, आप इसको करिए। पर हाँ, और एक बात, पोजीशन, हायर परचेज एग्रीमेंट में रीपोजीशन कर सकते हैं। अगर हम जो एग्रीमेंट किए थे अब पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो हम गुड्स को जाके ले सकते हैं। ये हायर वेंडर का अधिकार है, ये राइट एंड ड्यूटी है हायर वेंडर का। और उसके बाद अगर सेल में पेमेंट नहीं कर रहा है तो आप उसको उठा नहीं सकते हैं वैल्यू, क्योंकि आप इससे रीपोजीशन नहीं कर सकते, क्योंकि सेल हो चुका है। सेल मतलब ऑनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है, तब आप कैसे ले लीजिएगा गुड्स? सेल में रीपोजीशन नहीं होता है। बेसिक डिफरेंस था 3 को, बहुत इंपॉर्टेंट पढ़िएगा। और हायर परचेस एग्रीमेंट में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है, इसमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं होता है। सेल में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं होता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे, तो डिफरेंस बिटवीन क्या क्या हुआ? डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज एग्रीमेंट एंड सेल। हायर परचेज एंड सेल हो गया।
हायर परचेज हो गया, सेल हो गया। अब तीसरा टॉपिक क्या है, अर्नेस्ट मनी यानी सिक्योरिटी डिपॉजिट। अर्नेस्ट मनी ऐसा होता है ना कि मान के चलिए कि हमने आपको पैसा इंस्टीट्यूशन में नाम लिखाना है, दाम है 5,000 रुपीज़ कोर्स का पूरा, BCA का। BCA कोर्स का दाम कितना है, 5,000 रुपीज़। ये 5,000 रुपीज़ है जो, तो बोला क्या कि अभी तो 5,000, अभी तो कोर्स शुरू नहीं हुआ है, कोर्स शुरू होने में भी 10 दिन है, तो आप अभी कुछ चार्ज करके सीट अपना रिजर्व कर लीजिए। तो सीट रिजर्व कर लीजिए, कितना रुपया, 500 रुपया दे दीजिए सीट रिजर्व के लिए। तो ये जो सीट रिजर्व किए 500 रुपया दे के, जब हम एडमिशन नहीं लेंगे तो ये पैसा हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, दो बात होता है। अगर एडमिशन ले लिए, ये बात होती है कि एडमिशन ले लिए, अगर एडमिशन ले लिए हैं तो 5,000 में 500 रुपया आप दे चुके हैं, तो आप 4500 रुपया ही देना पड़ेगा। और अगर आप एडमिशन नहीं लिए हैं तो उस वक्त बात होगी जब वो 5,000 रुपये के बदले आप 500 दे रहे थे, वो मैडम बोल देगी आपको कि ये जो आप पैसा दिए हैं सीट के लिए, ये पैसा रिफंडेबल नहीं होगा जब आप एडमिशन नहीं लेंगे। तो अगर एडमिशन लेंगे तो ये क्लेम हो जाएगा, इसी में कट जाएगा। तब वो मैम बोल देगी तब ठीक है, तब आप क्लेम पैसा मांग नहीं सकते हैं, यानी आप हट भी गए। तो अगर मैम बोली नहीं है एट द टाइम ऑफ टेकिंग द 500 रुपीज़, तब उस केस में आप पैसा मांग सकते हैं। हाँ, अभी मत बोलिएगा कि मैम मुझे से बोलेगी, वो जो आपको रिसिप्ट देती है उस रिसिप्ट में लिखा रहता है, उसमें देखा जाएगा। हाँ, तो ये अर्नेस्ट मनी का पार्ट था, जल्दी से करिएगा। इसी को बोलते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट। सिक्योरिटी के डिपॉजिट, सिक्योरिटी के रूप में 500 रुपया रख दी कि मेरा सीट जो है, एक सीट रिजर्व हो गया फलाना आदमी के नाम से, ठीक है। अब मेरा फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो चुका है। अगर दूसरा चैप्टर होगा कंडीशन एंड वारंटी, द सेकंड चैप्टर शुड बी कंडीशन एंड वारंटी। हियर फर्स्ट चैप्टर कंक्लूड। थैंक यू माय डियर फ्रेंड।